हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियस को अगर हम बात करें तो एक्चुअली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि एक तो एटम का बहुत ही स्मॉल साइज होता है, ठीक। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ना मानकर वेव जैसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसा माना जाता है बेटा? वेव जैसा माना जाता है। और अगर हम बात करें, जैसे हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, है ना, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही वेव के जैसा माना गया है, और अब ये जैसे वेव चलती है उस तरीके से चलेगा, है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड पाथ या वेल डिफाइंड ट्रेजेक्ट्रीज आर नॉट पॉसिबल। इस तरीके से एटम की एक्चुअल रेडियस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप देख सकते हो बेटा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाता है। फिर भी अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको, जैसे कि हमने कहा कि एक्चुअली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट बॉन्ड के बेस पर हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं। जैसे कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें कोवलेंट रेडियस, मेटल्स की बात करें तो उनमें मेटलिक रेडियस, और जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स होता है उनके लिए हम वान डेर वाल्स रेडियस को पढ़ते हैं। तो हम एटॉमिक रेडियस को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करके तब उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डेर वाल्स रेडियस। वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक। कोवेलेंट रेडियस बेसिकली आपकी पाई जाती है नॉन मेटल्स में। किन में? नॉन मेटल्स में। जैसे आपका हेलोजन्स होते हैं, है ना, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपकी पाई जाती है एटॉमिक रेडियस। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, 2 एटम्स जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है ना, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, ये इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, और इसका जो हाफ होगा ये, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। बिल्कुल सही बेटा, इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। अगर मैं इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस पूरे डिस्टेंस को ध्यान से देखेंगे, अगर डी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो रेडियस क्या हो जाएगी? D/2, यानी कि इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें क्लोरीन मॉलिक्यूल का, फॉर क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इसकी पाई जाती है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? इसका हाफ लगभग 0.99 एंगस्ट्रॉम। ये क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू होती है, ठीक। अब हम चलते हैं मेटालिक रेडियस पर। इसके नाम से ही क्लियर है बेटा, ये कहाँ पे पाई जाती है? मेटल्स में पाई जाती है। मेनली जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनमें ये पाई जाती है। मेटल जनरली क्या होती हैं? सॉलिड, और सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज पैक्ड होते हैं। किस तरीके से? जैसे एक एटम ये हुआ और एक एटम ये हुआ,
ठीक, ये इतने क्लोज नहीं होंगे जितना कि हमने यहाँ पे दिखाए थे। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हम इनको बोलते हैं ना, कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स। ये जो एटम्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाती है, कोवलेंट रेडियस। अगर हम बात करें मेटल रेडियस की, तो इसमें मेटालिक बॉन्ड से जो जुड़े हुए एटम्स हैं इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, बिल्कुल सेम यहाँ पे डेफिनेशन आएगी। अगर इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी है तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था और मेटालिक रेडियस में मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं वान डेर वाल्स रेडियस की। तो आपको पता ही है बेटा, वान डेर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है बल्कि दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में किस टाइप की रेडियस पाई जाती है, वान डेर वाल्स रेडियस, बिल्कुल सही। दूसरा, जो मॉलिक्यूलर गैसेस होती हैं आपकी, मॉलिक्यूलर गैसेस जैसे आपका H2, O2, Cl2, F2 एट्सेट्रा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या होता है, वान डेर वाल्स फोर्स वर्क करता है। जैसे अगर हम बात करें किसी मॉलिक्यूल की, मान लेते हैं क्लोरीन का ही एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा, है ना, ये इनके बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड हमने बना के दिखा दिया। ये एक Cl2 मॉलिक्यूल हुआ। ठीक, अगर दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल लें तो वो भी इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, है ना, ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसी को बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। और इस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें तो इसी को हम बोलेंगे बेटा वान डेर वाल्स रेडियस। तो यहाँ पे भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ही हाफ कर रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा अटैच्ड है। तो हम इसको बोलेंगे आर वान डेर वाल्स, यानी कि वान डेर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू D/2, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका हाफ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बेटा, अगर क्लोरीन के लिए ही हम लेते हैं तो क्लोरीन के लिए ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो आ रही है ये 1.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है, जो रेडियस की वैल्यू आती है। इसे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 3.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास वैल्यू आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन के लिए जो कोवलेंट रेडियस आई थी वो कितनी थी, 0.99 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और इसके लिए जो वान डेर वाल्स रेडियस आई है वो कितनी है, 1.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जस्ट इससे डबल आ रही है। और अगर हम बात करें मेटालिक रेडियस की, इसको अगर मैं RM से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है। यहाँ से भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आती है। तो ये ऑर्डर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे बच्चों इसको। वान डेर वाल्स रेडियस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, मेटालिक रेडियस की वैल्यू उससे कुछ कम, और जो आपकी कोवलेंट रेडियस थी इसकी वैल्यू सबसे कम आती है। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब हम चलेंगे आयनिक रेडियस की तरफ। किसकी तरफ, आयनिक रेडियस की तरफ, बिल्कुल सही। आयनिक रेडियस नाम से क्लियर है बेटा, आयंस की बात हम करेंगे। आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो रेडियस भी हम यहाँ पर 2 टाइप्स की डिस्कस करेंगे, एक कैटायन की रेडियस और दूसरी एनायन की रेडियस। ठीक है, अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल एटम की, मान लेते हैं कोई M एक न्यूट्रल एटम है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देता हूँ तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो आपका Z इफेक्टिव होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज की। ठीक, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, साइज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम के साइज से क्या होता है, कम होता है। कैटायन की रेडियस एक न्यूट्रल एटम की रेडियस से क्या होती है, छोटी होती है। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे साइज और छोटा होता रहेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ कैटायंस को, 3 कैटायंस अपने पास में, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज और क्या होता रहेगा, इनका कम होता रहेगा। ठीक, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेडियस क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं एनायन की। अगर हम किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या करा दें, ऐड करा दें, इसमें क्या करा दें बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देते हैं, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। और अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एनायन का जो साइज है वो न्यूट्रल एटम के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। और जैसे जैसे एनायन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसका साइज भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो मैं यहाँ पर 3 एनायन लिख रहा हूँ, आपको इनके साइज का ऑर्डर बताना है। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो साइज है यानी कि रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पर कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम को एक साथ कंपेयर करके लिखता हूँ तो देखो हमारे पास क्या ऑर्डर आ जाएगा, एक है हमारे पास में कैटायन, एक है न्यूट्रल एटम और एक है हमारे पास में एनायन। तो कैटायन और न्यूट्रल एटम में किसका साइज बड़ा होता है, न्यूट्रल एटम का। और न्यूट्रल एटम और एनायन में किसका साइज बड़ा होता है, एनायन का। तो इस तरीके से हमारे पास में एक ऑर्डर आ जाएगा जिससे हम साइज को बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने किसका ऑर्डर बताया, साइज यानी कि रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर।